लंच के बाद का हमारा अगला सेशन जिसको 2 बजे होना था, अब 2:45 हो चुके, और कोशिश करेंगे कि हम इसको श्रिंक करें प्रोग्राम को, और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बात रखी जाए। इम्पोर्टेंट मौजू कहते हैं कि मुज़ाकरा होना चाहिए, बात होनी चाहिए, और इनफरादी ख़यालात सबके होंगे और अपनी राय को कुर्बान कभी कभी कर देना चाहिए। ये माशरे की इत्लाह के लिए बेहतर है। हम बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं। मुझे पूछा था, मुझे कहा था, मेरी बात बड़ी अहमियत रखती है। जहाँ अक्सरियत है, जमहूर के फ़ैसले हैं, उनको लेके चलिए साथ, बेहतर से बेहतर अंदाज में फ़ैसले हो सकें। तो हमारी पैनल डिस्कशन का सिलसिला है अभी, और इसमें मैं दरख्वास्त करूँगा इसके जो मॉडरेटर होंगे हमारे, वो अनीस यूनुस साहब। सर, अनीस यूनुस साहब से सबसे पहले दरख्वास्त है कि वही तशरीफ़ लाएँ। और आप एमडी हैं EMBA कॉरपोरेशन के। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख, को फाउंडर एंड डायरेक्टर सिंध इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख सर। डॉक्टर इमरान ताज, प्रेसिडेंट फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ब्रिगेडियर तारिक कादिर लख्यार साहब, CUS सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज से। सर वेलकम। वर्सटाइल एंड मल्टी डायमेंशनल मौजू, फितरत का आलमी दहशतगर्द, नेचुरल टेररिस्ट फायर, बहरो बर में, हवाओं में, फ़िज़ाओं में, हर जगह, इससे कोई पनाह नहीं। अगर लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम इंसान है तो अलकार्या और मलकार्या द वर्स्ट क्रिएशन और खौफनाक तरीन तख्लीक फायर है। अल्लाह हैव मेड द हेल जहन्नुम विद फायर। इससे ज़्यादा कोई खौफनाक चीज़ होती तो अल्लाह ताला जहन्नुम इसकी बनाता। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे देहात, हमारी इंडस्ट्री, शाराएँ, एयरलाइनें, शिपिंग, जंगलात, मार्केटें, घर, तकरीबात, यू नेम इट, फायर इज़ दैट एवरीवेयर। आग से और रोड से हर इंसान का ताल्लुक़ है, गरीब व अमीर का, शाह व गदा का। आग से वास्ता है, रोड से वास्ता है। फायर सेफ्टी एंड रोड सेफ्टीज़, ये वो चीज़ें हैं जिनका सबसे वास्ता पड़ेगा। हमारी ये पैनल डिस्कशन, जिसमें लोगों को भी सवाल की हम दावत देंगे और इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करेंगे। इंडस्ट्रीज़ आर नो डाउट द होम ऑफ हैज़र्ड्स, वो ख़तरों के घर हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मुआशरा चारों तरफ, हमारा होम स्वीट होम, हमारे घरों में 70% ख़वातीन जो हलाकतें हैं पाकिस्तान में फ़ायर की, उनकी 70% डेथ्स घरों में हैं और घरों में बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी ये लाजवाब बेटियां, हमारी बेमिसाल माएँ, इनको सास और बहू का नाम देकर हम बरीउल दमन नहीं हो सकते। हमारे घरों को महफूज करना होगा। ये हेरिटेज, ये विरसा, जो एक बाप अपनी ज़िंदगी की कमाई से घर बनाता है, एक दिन वो पूरे का पूरा घर जल के भस्म हो जाता है। ये विरसा है, ये हेरिटेज है। इस हेरिटेज की हिफाजत की ज़रूरत है। इस हेरिटेज को, इस विरसे को, किसी इंडस्ट्री में कोई डायरेक्टर को, किसी मैनेजर को कोई तकलीफ़ हो ना हो। जिस दिन बड़ी फायर हुई, इंसिडेंट हुए, तो हमने उनके मालकान को हार्ट अटैक होते हुए देखे हैं। उनकी अगली नस्लों का ये विरसा है, ये अमानत है उनके पास, जो अगली जनरेशन को जानी थी। बहुत ही खौफनाक मौजू, स्केरी टॉपिक, डेंजरस टॉपिक। हमने इसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। इसमें हर बात में हमारा सेफ्टी का रूल अव्वल है, अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक ज़रूर है, लेकिन मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वो मिस्काल का हिसाब करेगा। CGS, FPS और MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हमारे हैं, मेरे अल्लाह का सिस्टम है मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मैं मॉडरेटर आज के इस हमारी पैनल डिस्कशन के अनीस यूनुस साहब। सर, रोस्टम आपके हवाले, और अनीस यूनुस साहब ये सर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सईद साहब। और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आफ्टरनून सेशन में, जहाँ पर हमारे पैनलिस्ट जो है वो मौजूद हैं। आपसे ऑलरेडी इनका तारुफ हो चुका है, लेकिन जिस तरह से मैं समझता हूँ कि लंच के बाद की जो तकरीबात होती हैं, वो कई मरतबा मैंने देखा है कि बहुत से मौक़ों पर वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और इंक्लूडिंग मी समटाइम्स व्हेन आई एम पार्टिसिपेटिंग, कि वो ज़रा नैप टाइम भी हो जाता है, इसलिए कि
खाना जो है वो मदहोश करता है, और फिर अगर बातें भी स्लो हों या उनमें ज़रा जोश या वलवला ना हो तो वो मुश्किल हो जाता है आँखों को खोल कर रखना। तो हालांकि ऑलरेडी बातें जो हैं वो इतनी ख़तरनाक हो रही थी, फायर और ये पूरा टॉपिक ही ऐसा है कि फ़ायर के बारे में, और फिर इन्होंने जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बता दी बात कि वो उन्होंने क्यों फायर के अंदर हेल के अंदर जो है वो फायर को एज अ पेनल्टी रखा है। वो उसकी रीज़न यही है कि इससे वर्स कोई चीज़ हम तसव्वुर नहीं कर सकते इस जहां में, और इस जहां की जो फायर है वो तो फिर भी बहुत कम है उसकी शिद्दत। तो इतनी गहरी बातों के बाद मैंने कहा कि आप लोग कोई बहुत ज़्यादा भी खौफज़दा ना हो, तो मैंने खुशी की एक किरण आपको देना चाहता हूँ, स्पेशली मर्द हजरात को, और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर मर्द हजरात हैं यहाँ पर। तो चिराग फ़िक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, चिराग फ़िक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शमें जला के सोते हैं। वो लोग यारो हमेशा सुकून से रहते हैं जो अपनी बीवी के पांव दबा कर सोते हैं। तो there is a life at the end. They say there is a light at the end of the tunnel. I say there is a life at the end of the tunnel. तो पॉजिटिव रहें। आई थिंक कि इस आज की इवेंट का पूरा मकसद यही है, और ये सारी आजकल ब्रेस्ट कैंसर का महीना मनाया जा रहा था, सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है, फायर का ये इवेंट है। इसमें अगर आप एक चीज़ जो सब में कॉमन होती है वो है अवेयरनेस। आई थिंक कि हमारी जो लाइफ का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल इन्वॉल्व या स्टेक होल्डर्स, और स्पेशली फायर की जब बात आती है तो बहुत ही यू कैन से कि छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। और आपको सबको पता है कि आजकल हम सारे लोग मोबाइल चार्जर्स इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, और मैं चूँकि मेरी कंपनी यूपीएस की इंस्टॉलेशन में और सर्विसेज में इन्वॉल्व है, हमने 2-3 कस्टमर्स को जो है ये देखा है कि उनके यहाँ आग लगी है सिर्फ उनकी इग्नोरेंस से और उनकी बेइतनाई से। कह रहे यार कोई मसला नहीं है, जैसे अभी सईद साहब ने कहा कि अल्लाह बड़ा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहुत ही बड़ा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें बताया गया है कि अगर आप अंदर जाते हैं तो घोड़े को बाहर बांध कर जाएं, फिर अल्लाह तवक्कल करे। घोड़े को बाहर खुला छोड़ के जाएंगे तो उस पर तवक्कल नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है। तो हमें जो है ना अपनी तरफ से जो है वो तस्मे बाहर बांध के अंदर जाना है, और इसके लिए अवेयरनेस की बात आती है। और ये चार्जर्स हमारे जो घरों में हैं, और इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, जितनी आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं ऑफ करें, या उनको जो है उनकी जो है फंक्शनिंग जो है वो एफिशिएंट हो, वो हमारे लिए बेहतर है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग घर से बाहर होते हैं, दूर होते हैं, और कोई साहनिया होता है घर के अंदर, तो फैमिली और बच्चे जो है उसको कोप करना, उनके लिए कोप करना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले जो फायर अवेयरनेस जो है वो हम अपने घर से हमें शुरू करनी चाहिए, और इसके बाद हम ऑफिस पे देखें, अपने एतराफ़ में देखें। और आई एम श्योर कि अब इतने सारे एक्सपर्ट्स और इतने सारे तजर्बाकार लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो वो इससे आपको बेहतर तौर पर अवेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि चूँकि मेरे मोबाइल का आज का काम ख़त्म हो गया है शायद, तो मैं अब ये लिस्ट निकालता हूँ जिसके अंदर जो है मैं आपको सबसे पहले डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन साहब जो हैं, जो कि को फाउंडर एंड डायरेक्टर सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी और हेल्थ सर्विसेज हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें और हमें अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं। बिकॉज़ बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट दे भी रही है, तो कई मरतबा हमें इल्म नहीं है और हमें ये नहीं पता कि उसका अवेल करने का प्रोसेस क्या है। तो मैं डॉक्टर आबिद से गुजारिश करता हूँ
कि वो अपने ख़यालात का इज़हार भी करें और हमें अपनी सर्विसेज और हम किस तरह से उससे रिजू कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, पार्टनर्स हैं, उन सबको मुबारकबाद कि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। और फायर सेफ्टी पे बहुत कम बात होती। अगर हम जनरलाइज बात करें तो मेडिकल इमरजेंसीज़ के बाद इस वक्त जो कराची में हमें सबसे ज़्यादा कॉल्स मौसूल होती हैं या जो हम इंसिडेंट देखते हैं वो फायर के इंसिडेंट्स हैं। एक मैं सिर्फ करेक्शन करता जाऊँ, आप डिपार्टमेंट के लिहाज से इट्स इन सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, क्योंकि सेम जो हमारा इस वक्त एमरजेंसी सर्विसेज में दो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रही हैं। अगर हम जनरलाइज बात करें तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर हम बात करें पंजाब की, केपी की, तो एमरजेंसी सर्विसेज को बने हुए 19 साल हो गए हैं और पंजाब में इस वक्त एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर रहा है। उसके बाद केपी गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव लिया और वहाँ पर एमरजेंसी सर्विसेज का इनिशिएटिव लिया और वहाँ पर इस्टेब्लिश की सर्विसेज। उसके बाद 2018 में बलूचिस्तान में एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट हुई और रेस्क्यू 1122 के अम्ब्रेला के अंडर। और सिंध में 2022 में इस सर्विस का हमने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसका इनिशिएटिव लिया अंडर द वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग। और अगस्त 2023 10 अगस्त जो लास्ट सेशन था असेंबली का, उसमें सिंध एमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2023 को पास किया गया और उसमें मैंडेट दिया गया इस पूरे प्रोविंस में एमरजेंसी सर्विसेज का कि आप एज अ लीड रोल और इम्प्लीमेंटेशन होगी पॉलिसीज़ की। और उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो मेडिकल इमरजेंसी का है, जो इस वक्त ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब उनका टाइम मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इसमें ब्रीफ करेंगे। उसके बाद जो फायर इमरजेंसीज इस वक्त हो रही हैं, उसके साथ ड्राउनिंग के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस का हमने यहाँ पर आगाज़ किया, एक हमने सेपरेट विंग बना दी और उसके साथ जो इसके अलावा बाकी कोई इमरजेंसी आ रही हैं तो उसको हम लोग डील कर रहे हैं। और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक वन अम्ब्रेला सर्विस प्रोवाइड की जा रही है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ 1122 शॉर्ट कोड। इस वक्त जिसको भी कोई भी इस पूरे शहर में बल्कि पूरे प्रोविंस में कोई अगर इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी रेस्क्यू सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, तो अब उनको सिर्फ एक ही नंबर डायल करना है और वो है 1122। इसके साथ साथ जब हम सर्विस स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड थी और जब किसी भी इमरजेंसी की सूरत में काफ़ी रिलायबिलिटी थी, जो हमारे पास NGOs काम कर रही हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब ये इनिशिएटिव लिया तो उन्होंने कहा एक वन विंडो एक ऑपरेशन होना चाहिए और सारी जो सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के अंडर जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे यहाँ पर KMC का सबसे बड़ा मैंडेट है फायर का, और अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, मैंने पूछा भी अभी कि KMC यहाँ पर क्यों नहीं है। और इस वक्त क्योंकि मैंडेट जब उनके पास है तो उनको इस सेशन में होना भी चाहिए था, तो एक अच्छी डिस्कशन भी हो जाती। उनको हम फिर हमने इंटीग्रेट किया अपने साथ और उस वक्त मेयर साहब ने हमें बड़ी सपोर्ट की। उसमें जब 1122 में इस वक्त कंट्रोल रूम में उनका स्टाफ भी इस वक्त हमारे साथ काम कर रहा है और जब कॉल आती है किसी फायर इमरजेंसी की तो नियर बाय स्टेशन है KMC का, वहाँ से उनके ना सिर्फ फायर ब्रिगेड वहाँ से डिस्पैच किए जाते हैं, इवन हमारी टीम्स हेडक्वार्टर से मूव की जाती हैं कि प्रॉपर्ली वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज हों इस पूरे सूबे में, उसी तरह से जिस तरह से बाकी प्रोविंसेस में सारा काम चल रहा है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमें वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। और इस वक्त हमारे पास सेफ्टी कोड्स हैं, सेफ्टी कोड्स ऑफ पाकिस्तान 2016 के। अगर उसमें मैं वैसे जनरलाइज देख रहा था उसके चैप्टर नंबर 9, आई थिंक पेज नंबर 91 है, मैं इसको रीड भी कर रहा था इस वक्त। तो अगर आप उसमें देखें क्लियर कट उसमें एक पॉलिसी डिफ़ाइन की गई है, किस तरह से आपको अप्रूवल्स लेनी है, किस तरह से आपके पास इवैक्यूएशन जगह होनी चाहिए, किस तरह से आपके पास वहाँ पर आप सिस्टम को इंस्टॉल करें और उसके बाद उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसकी मेंटेनेंस किस तरह से होनी है। तो पहले तो हम अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे चले, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो एक चीज़ मैं सिर्फ यहाँ पर एक और ऐड करूँ कि इस वक्त जो लॉ पास हुआ इसमें एक और हमें मैंडेट दिया गया, उसमें ये कि इंस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग्स हों चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हों, और इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द
सारे स्टेक होल्डर्स को हम ऑन बोर्ड लेंगे और ऑन बोर्ड लेते हुए हम सारी बिल्डिंग्स की कोशिश करेंगे कि हम इसका एक पूरा स्केड्यूल बनाएं और बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन स्टार्ट करें। हम कोई फ़ाइन नहीं लगा सकते, हम कोई लाइसेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हम रेलेवेंट इदारों में उसकी रिपोर्ट ज़रूर सबमिशन करेंगे कि इसमें यहाँ पर ये कमी पेशी है, काइंडली इसको पूरा किया जाए। और इस वक्त कराची में डेली बेसिस पे 2 से 3 आग के वाक़यात होते हैं। डेली बेसिस पे हमारे पास कॉल्स आती हैं, डिफरेंट किस्म की फायर इंसिडेंट्स हैं। लेकिन हमें क्योंकि प्रिवेंशन पे काम करना है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एक अच्छी खासी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। आप ये समझें कि और इवन जब कॉल्स आती हैं, जब हमारी टीम्स वहाँ पर पहुँचती हैं, तो बहुत सारी जगहों पे वो फायर एक्सटिंग्विश हो चुकी होती है या फिर वो वेट करते हैं कि कोई टीम आए और हमें यहाँ पर आके फायर एक्सटिंग्विश करे। तो उसके लिए काफ़ी हमारी डिस्कशंस हुई और हमारी इस वक्त इंडस्ट्री के साथ भी मीटिंग्स हो रही हैं और इसमें कराची चैम्बर भी इंशाल्लाह हम लोग उनसे अभी बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। बाकी काटी लाटी इनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तो हमने क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, उनको भी इसमें ऑन बोर्ड लें, स्टाफ की ट्रेनिंग्स करवाएं, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर इंडस्ट्री में एक फायर का यूनिट एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बजाय कि आप वेट करें, क्योंकि जब तक आग लगती है और उसके बाद रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर पहुँचे उसमें भी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो 15-20 मिनट में उस वाक़े की नौयत और ज़्यादा सीवियर हो जाती है, जिसमें हमें आवर्स लग जाते हैं। उसमें एक तो जानी नुकसान का ख़तरा और उसमें उनके माल का ख़तरा, जिसको हम कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी है लाइफ सेविंग और उसके बाद प्रायोरिटी होती है कि हम उस बिल्डिंग को उस इंसिडेंट को उस तरह से रेस्पॉन्स करें जो हमारे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो कहने का मकसद है हम उस पर भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे हम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर और इंडस्ट्रीज़ में हम ट्रेनिंग्स भी कराने जा रहे हैं और उस पर उनको आमादा करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आई होप कि ये सब लोग साथ देंगे हमारा और उसमें अगर उसमें यूनिट बन जाता है फायर इमरजेंसी यूनिट, तो मेरे ख्याल से इससे काफ़ी फ़र्क भी आ जाएगा, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इनको साथ मिलकर काम करना है और जब तक गवर्नमेंट के इदारे को स्ट्रेंथन नहीं करेगा प्राइवेट सेक्टर और हम सब मिलकर साथ नहीं काम करेंगे, तो उसका उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आ सकता जिस तरह से हम इम्पैक्ट करते हैं। अब जब हम ये सर्विस हमने स्टार्ट की थी, जब डिज़ाइनिंग फेज़ में थे, तो हमने इसके डिफरेंट मॉडल्स देखे थे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में सक्सेसफुल मॉडल है पंजाब का, उसके बाद फिर केपी भी इस पर काम कर रहा है। फिर मैं न्यूजीलैंड भी वहाँ पर विज़िट किया, उसके साथ हम कोरिया भी हम लोग गए, वहाँ पर विज़िट किया। तो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट हर जगह बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट होता है। कराची में भी बिल्कुल इस तरह से केएमसी के पास मैंडेट है और केएमसी बहुत अच्छा उसमें काम भी कर रहा है और जब से इंटीग्रेशन हुई है रेस्पॉन्स टाइम भी बहुत अच्छा हुआ है सर्विस का, लेकिन डेटा शेयरिंग इज़ स्टिल मिसिंग। आज अगर आप मुझसे पूछ लें आप हमें डेटा शेयर करें तो मैं आपको डेटा ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन डेटा वो बताऊँगा वो कॉल्स जो 1122 पे लैंड की और हमने रेस्पॉन्स किया, लेकिन वो कॉल्स जो डायरेक्टली शिफ्ट हो गई और वहाँ से रेस्पॉन्स चला गया, इसका मतलब है हमारा डेटा इस वक्त सिंक्रोनाइज नहीं है। और इस पर रिसेंटली केएमसी से बात हुई है, मेयर साहब से भी हमारी बात हुई, उनकी अगेन आई एम थैंकफुल टू हिम और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिजिटाइज़ करें और जब हम बात की जाए तो जब इस सूबे का डेटा मांगा जाए तो उसमें टोटल सर्विसेज जो इस वक्त दी जा रही हैं गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से और प्राइवेट सेक्टर के प्लेटफॉर्म से, उस डेटा को हम शेयर कर सकें तो हम देख सकें कि अब इसकी प्रिवेंशन साइड पे किस तरह की पॉलिसीज़ डिज़ाइन हो। सो थैंक यू सो मच टाइम देने का, मुझे इनवाइट करने का, सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब इतनी जल्दी शुक्रिया नहीं, अभी आपसे मज़ीद हम आपके इनपुट लेंगे। मैं ये एक क्विक चीज़ बताऊं कि जब हम बात कर रहे हैं रेस्क्यू के इदारे और दूसरे, जो मेन आइडिया ये है कि हमें भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो फ्रॉम एक्सपीरियंस कि हम ये हर एक ये समझता है कि हमने कभी आज से 15 साल पहले कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की कोई ट्रेनिंग अटेंड की थी या कोई सेशन अटेंड किया था या इस किस्म का कोई प्रोग्राम जहाँ पर उन्होंने कोई वीडियो बताई हो अपने आप को सेव करने की, तो हम अपने आप को बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड समझते हैं। लेकिन इंसानी फितरत जो है वो इस तरह से है कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम उसको रोज़ाना प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। हमें गाड़ी चलाना इतनी अच्छी तरह से इसलिए याद रहती है कि हम मिस्टेक से भी रिवर्स गियर नहीं डालते अनटिल कि हम पीछे ना देखें, वो इसलिए कि हम रोज़ाना चला रहे होते हैं, हमारी एक प्रैक्टिस होती है। जहाँ पर जो इन चीज़ों की बात होती है हम रोज़ाना प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए जब खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आती है तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। यहाँ तक कि आदमी इतना पैनिक कर जाता है कि उनको 1122 का नंबर भी शायद याद ना होगा, वो
2 मिलाकर शायद वो पंच कर देंगे, बिकॉज एक पैनिक जो है जब आदमी को टेक ओवर करता है, और जब चूँकि मेरे घर में एक मरतबा एटिक में ऊपर आग लग चुकी है, तो मुझे एक आइडिया है कि उस वक्त इंसान किस तरह से पैनिक करता है। तो वो किस तरह से आपने अपने घर में या ऑफिस में प्रैक्टिस अपने पैनिक सिचुएशन में एक्ट करना है, उसकी भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसकी भी एक ड्रिल होनी चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपने बच्चों को, अपने जो लोग हैं आपके साथ काम करते हैं घर में या ऑफिस में, सबको ये इल्म होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है एज वी ग्रो, एज वी, बिकॉज हमारे अपैरेटस जो हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स घर में बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और इसी वजह से जो है हमें इसका और ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अब मैं दावत देता हूँ इमरान ताज साहब को, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है, और कितने सालों से माशाल्लाह इनको इस फील्ड का एक्सपीरियंस भी है, और ये आई थिंक के हमारे इस प्रोग्राम्स के हमेशा से बहुत ही वैलिएंट सपोर्टर रहे हैं और पार्टिसिपेंट भी रहे हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरी ये कोताही है कि मैंने आबिद साहब के वक्त तो नहीं कहा, लेकिन आबिद साहब के लिए हम बाद में तालियां बजा देंगे, लेकिन आप इमरान साहब के लिए ज़रूर तालियां बजाएं, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट कमिंग टुडे बट ऑलवेज कमिंग कंटिन्यूसली फॉर मैनी ईयर्स। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालियों से लग रहा है कि अभी भी आधे लोग सो रहे हैं। बहरहाल आप इमरान साहब शुरू करें। थैंक यू। असल में वो शुरू इन्होंने इस तरह किया था कि नैप टाइम है, तो शायद उसके बाद लोग नैप लेने चले गए। अच्छा, आज का जो हमारा आने का जमा होने का मकसद था वो फायर सेफ्टी अवार्ड्स थे। अवार्ड्स के लिए मैंने सुबह भी जिक्र किया था कि हम स्ट्रक्चर को रेफरेंस करते हैं जो NFP का है, जो हम पाकिस्तान के अंदर में अडॉप्ट करा है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है एक्चुअली, और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी करनी चाहिए। तो खुशकिस्मती से जो हमने NFP अडॉप्ट किया है वो 130 साल पुराना है। आप सबको आवाज़ आ रही है पीछे? पीछे वाले लोग ज़रा हाथ उठालेंगे ताकि मुझे लगे सब जाग रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो 130 साल पुराना आपका स्टैंडर्ड है जो हमने अडॉप्ट करा है, जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016 होता है। तो अगर 130 साल पुराना स्टैंडर्ड था, तो अगर आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दी जाए तो आपको समझ में आसानी होगी कैसे बना और हम कहाँ खड़े हुए हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, तो मैं ख़ास तौर पे फोकस ये करता हूँ कि हमेशा ये देखें मैकेनिज़्म क्या होता है। तो आज से 130 साल पहले तकरीबन 20 प्लम्बर, मैं प्लम्बर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बैठ के फ़ैसला करा कि डिसाइड कर लो कि हम किस साइज़ का पाइप लगाएंगे। ये NFP की शुरुआत प्लम्बरों ने करी कि 20 प्लम्बर बैठे, उन्होंने बोला कि यार हम सब अलग अलग साइज़ के पाइप लगा रहे हैं आग बुझाने के लिए, तो हम सब बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि किस साइज़ का पाइप लगाना है। जब उनकी मीटिंग हो रही थी, उसको देख के इंश्योरेंस बीच में आ गया। उससे बोले यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सब बैठ के एक लॉ बना लो ताकि हम सबको बोलें कि भाई ये लॉ है। ऐसे इंश्योरेंस इसके अंदर आ गया। इसके बाद वो थोड़ी बात और आगे बढ़ी, तो आर्किटेक्ट, इंजीनियर होते 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 तकरीबन पूरा अमेरिका के अंदर हर जगह ने उसमें अपना हिस्सा डाल दिया कि भाई ये होना चाहिए। तो 130 साल पहले जो डिस्कशन हुआ था वो फायर स्प्रिंकल सिस्टम पे हुआ था। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं छत देख के नहीं कह सकता कि इसके पीछे स्प्रिंकल लगा हुआ है क्या नहीं। 130 साल पहले का आपका लॉ जो आपका गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सेनेट सपोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करता है, हाई कोर्ट सपोर्ट करता है, उसकी पहली मीटिंग जिस पे वो एग्री हुए थे वो स्प्रिंकल का हेड साइज था। सेकंड उन्होंने जो चीज़ डिसाइड की थी वो फायर रेटेड डोर था। जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मैडम ज़ुलेखा बोलती हैं कि पहले जाके बताओ कि यहाँ पर कितने एग्ज़िट हैं, एक एग्ज़िट ये है, एक एग्ज़िट ये है, एक एग्ज़िट ये है, ताकि आग लगे तो लोग बाहर चले जाएं। तो मकसद बताने का ये है कि हमने इसको, मैं पूछूं तो तीनों में कोई भी फायर डोर नहीं है। तो अब 130 साल पुराने पहले उन्होंने स्प्रिंकल की बात की जो आज तक हमने पास नहीं है, फायर डोर की बात की जो हमारे पास यहाँ नहीं है। ये हम 5 स्टार होटल के अंदर बैठे हुए हैं,
तो आप समझिए ऑर्डिनरी ऑफिसेज के अंदर, घरों में, नॉर्मल बिल्डिंग में हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि ये देखें कि हमारा लॉ क्या कहता है और हम उसको कैसे कंप्लाइंस कर सकते हैं। मैं जब WW जाता था, ये चीज़ें बन रही थी, डिस्कशन होता था, तो कहते थे जी BS99 अडॉप्ट करते हैं क्योंकि ब्रिटिश ज़्यादा पुराना स्टैंडर्ड है। वो लोग कहते थे कि यार NFP करते हैं क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर NFP अडॉप्ट होता है। तो इस बिल्डिंग कोड के अंदर लिखा हुआ है NFPA और इक्विवेलेंट टू। अगर आप चले जाएं इलेक्ट्रिक के अंदर, तो इलेक्ट्रिक वाले BS कंप्लाइंस पे काम करते हैं, तो हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारा कोड अलाउ करता है। लेकिन आप से बात सोचें, 130 साल पहला जो पहला लॉ था, फायर स्प्रिंकल हम नहीं देखते कहीं पर है, फायर डोर कहीं नहीं देखते क्या है, और आज प्रैक्टिकल देखा जाए तो इस वक्त NFP का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो ये है कि जो अपने नई गाड़ियाँ बना दी हैं, जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं, इसको कितनी फायर ब्रिगेड बुझाएंगी, क्योंकि उसके अंदर पानी डालता है तो उसके बाद करंट निकलता है, करंट निकलता है तो जिसमें करंट नहीं होता उसमें चला जाता है और वो भी आग पकड़ लेती है। अभी लेटेस्ट उनकी जो है वो कह रहे हैं कम से कम 10 फायर ब्रिगेड यूज़ हुई एक गाड़ी की फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए। ये मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं, ये बात ये है कि हमारे लिए रोज़ हैज़र्ड बढ़ रहा है, पहले इतने हैज़र्ड नहीं थे। तो हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले हमारे घरों में, ऑफिस में, कि हमारे जो एग्ज़िट पाथ हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे ये देखिए बीच में फ्रेश खाली छोड़ा हुआ है, ये एग्ज़िट पाथ है, तो ये नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। इसी तरह दीवार भी नॉन फ्लेमेबल होनी चाहिए। इसी तरह हमारी जो भी चीज़ हम डेकोरेट की कर रहे हैं उसकी पैरालाइज सिस्टम होना चाहिए। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, अभी रिसेंटली इराक में आग लगी है, ऐसे शादी हॉल था, यही साइज़ था, फायर वर्क को छत ने आग पकड़ ली, सेम फ्लेम, मतलब 80% आपका सेम ये चीज़ें थी, इतने ही बंदों की ऑक्यूपेंसी थी, 150 से 200 बंदों की, और तकरीबन उसमें जो बंदे मरे 100 से ज़्यादा मर गए। इससे पहले हमारे पास रिकॉर्ड था कि हम USA के अंदर एक था नाइट क्लब, उसकी फायर की वीडियोस थी हमारे पास, कि लाइव फायर की वीडियोस थी, तो उस पर रिसर्च करते थे। अभी भी आपको नाइट क्लब रोजर आइलैंड का आप सर्च करेंगे वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें पूरी स्टडी हुई क्योंकि वो लाइव वीडियो बनी हुई थी। अब ये क्योंकि शादी थी, हर किसी के पास कैमरा था, तो उस पर दोबारा स्टडी हो रही है कि भाई कैसे आग लगी, कहाँ आग लगी, इवेंट बढ़ रहे हैं। तो हमारा काम आपका ये होना चाहिए, ये देखें कि हम 130 साल पुराना लॉ हमने की, जो उसकी बेसिक्स थी वो हमने अडॉप्ट नहीं करी। सबसे अहम और सबसे चीज़ ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि आप ये जिस जगह पे एनवायरनमेंट में, चाहे वो होम हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपकी ट्रैवलिंग एरिया हो, कि आप कंप्लाइंस को अहमियत दें। कंप्लाइंस का मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट हो गया तो आपको कोर्ट बुला के पूछेगा। मुझे एज एन एक्सपर्ट बुलाया जाता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि अपने एक्सपर्टीज़ दे, तो मैं हमेशा बाय बुक्स रेफरेंस करता हूँ कि बाय बुक्स ये होना चाहिए। अगर HSC पर्सन है, उसने रिकमेंड किया था, उसको उसकी डॉक्यूमेंट है, तो ही इज़ फ्री कि उसने जज कर दिया। मैं आखिरी बात से आपको बताऊं कि मैं UK में पढ़ रहा था, तो जो हमारे सर थे उन्होंने कहा बताओ कि इस कमरे के अंदर अगर आग लग जाती है और कोई बंदा मर जाता है तो जवाबदार कौन होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई ये तो इंस्टीट्यूट की जगह है, तो जो इंस्टीट्यूट का मालिक होगा वो जवाबदार होगा। कहने लगे अगर ये इंस्टीट्यूट जो ये चैरिटी हो, मिसाल के तौर पे ईदी का हो, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि अब वो तो चैरिटी है, चैरिटी में तो हर कोई अपना हिस्सा डाल के चला जाता है। तो एट द एंड उन्होंने बताया बुक्स कोर्ट क्या बोलता है, NFP और BSS, वो ये बोलता है कि उस कमरे का जो मैनेजर है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसके पास की इन की आउट होता है, वो पावरफुल है। इसका मतलब है अगर मैं कहीं गया और मैंने देखा चीज़ सेफ नहीं है, तो मैं रिकमेंड कर दूं कि भाई हम यहाँ नहीं कर सकते, हम जगह मूव कर दें, क्योंकि जवाबदारी मेरी है। अगर आप इतने ज़िम्मेदार बनेंगे तो फिर आप सेफ्टी को किस लेवल पे लेके जाएंगे। ये UK में नॉर्मल ट्रेड है कि भाई आप अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप किसी को इन्वाइट नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ तो हाई राइज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे मोस्ट पॉपुलेशन, एग्जिट माँ का हमारा नहीं हुए होते, एग्जिट पाथ नहीं होते। अभी नई बिल्डिंग्स में देख कर रहा हूँ कि बीच में लिफ्ट चल रही है और दोनों तरफ स्टेज के चल रही है। तो मैंने कहा ये क्या है, कहने लगे भाई ये तो अभी हमने अभी बनाई है। और अभी फैक्ट्री भी मैं गया था, फैक्ट्री में भी ये है कि एग्जिट के साथ ही उन्हें एलिवेटर लगाई हुई है। तो एलिवेटर तो वैसे भी हैज़र्ड है, हर फ्लोर पे खुली हुई होती है, तो उसके लिए मोस्ट रिकमेंडेड होता है कि उसको स्टेज के से आइसोलेट रखा जाए,
ताकि इन केस ऑफ फायर आप एग्जिट यूज़ करें, वहाँ फायर ना पहुँचे, ख़ासतौर पर एलिवेटर की वजह से। तो सारी बातों की बात जो मेरा समझाने का मकसद था कि हम 130 साल पुराना हमने लॉ अडॉप्ट कर दिया, कंप्लाइंस बना दी, लेकिन ना प्रोडक्ट है, ना बंदों को पता है, ना मालूम है, और जो कोई बताता भी है तो उसको बुरा समझा जाता है। मैं एज ऑडिटर कहीं अच्छा समझा नहीं जाता। मैंने कहीं भी अगर ऑडिट किया हुआ, मैं किसी को रेफरेंस दे रहा था कि उसके पास मना कर दिया, इसको दोबारा मत भेजना, क्योंकि मैं तो वो बताऊंगा जो सही है बाय बुक्स। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि हम इतने इतने साल से कर रहे हैं, हमने नहीं करा, लेकिन अगर मैं बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ तो उसका मतलब उन्होंने 130 साल स्टडी करके फाइनल करा है। एक छोटी सी मिसाल है, फायर एक्सटिंग्विशर ज़मीन पे रखे हुए हैं। मैं एक जगह गया कुछ साल पहले, तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि अब ज़मीन पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रख सकते, क्योंकि लॉ ये कहता है कि ठंडी गैस नीचे बैठती है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो मेटल का होता है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है, तो उसको इट हैज़ टू अबव कम से कम 4 इंच ऊपर होना चाहिए। उन्होंने मुझसे बोला मैं जापान से पढ़ कर आया हूँ, मैंने सिंगापुर में देखा है, ऐसा नहीं होता, हैवी होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने उनको बकायदा कोड भेजा कि कोड में लिखा हुआ है कि 4 इंच ऊपर, मतलब आप किसी ट्रे के अंदर रख लें अगर उठाने का मसला है, वरना मिनिमम जो होता है वो 3 से 5 फीट के अंदर फिक्स कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो लोगों ने बजाय कॉपरेट करने के नेगेटिव इम्पैक्ट लिया। मैं आपको फिर बताऊंगा कि जब तक आप पुरानी चीज़ अनलर्न नहीं करेंगे, आप नई चीज़ लर्न नहीं कर सकते। और आजकल जो जो आईटी आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मैं नहीं समझता कि अब आप अपनी लर्निंग पे बिलीव करें, आप सर्च करें, 1 सेकंड में सर्च होता है, सही चीज़ को अडॉप्ट करें। थैंक यू सो वेरी मच। किसी को कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। शुक्रिया इमरान साहब, आपने काफ़ी मुफस्सिल इंफॉर्मेशन दी। सवालात हम अभी करेंगे, मैं पहले हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो इनकी बातें हैं और जो भी एक टॉपिक सुबह से चल रहा है, देखिए प्रोटेक्शन जो है एवरी डे हमें ख्याल करना होता है, लेकिन हम कई मरतबा इससे इसको इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि यार ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ये कभी भी किसी वक्त हो सकता है, इसलिए हमेशा हमें अवेयर होना चाहिए। और ये एक चीज़ होती है वंस इन अ वाइल। मैं ये समझता हूँ कि मैंने सीट बेल्ट बांधना शुरू किया इन द लेट 70s, लेकिन मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगता था मैं सीट बेल्ट जो है वो सिर्फ वो सीट बेल्ट की एफिशिएंसी देखने के लिए बांध रहा हूँ। लेकिन 2006 या 7 में शायद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, और जिसमें मुझे इतना ज़ोर का झटका लगा है, और अगर मैं सीट बेल्ट ना होता तो मैं शायद विंड स्क्रीन से बाहर चला जाता। तो ये चीज़ जो है ना अचानक होती है, और उस वक्त आपको उन स्टेप्स की जो कि आप अपने प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं उसकी हिफाजत पता चलती है। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे वजाहत साहब से कहूँगा कि वजाहत साहब से कहूँगा कि ब्रीफली अपने ख्यालात का इज़हार करें, इसलिए कि इसके बाद ज़खैर साहब ने करना है और फिर मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ इंश्योरेंस है, EF इंश्योरेंस से ताल्लुक़ है मेरा, और बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का एरिया मैं कवर करता हूँ। उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। हमारा जो मेन मसला है अभी तक जो फायर सेफ्टी में, वो ये है कि ऑन साइट रिस्क असेसमेंट जो है किसी भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की या वो नहीं की जाती, या उसके रिसोर्स नहीं होते, उस पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता। लीडरशिप जो है उसको इतनी सिग्निफिकेंस नहीं देती। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल सोलर सिस्टम्स आपने देखा होगा तकरीबन हर फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में लग रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में लग रहे हैं। वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस जो है वो बाद वक्त नहीं की जाती, अक्सर नहीं की जाती। एक सिलसिला चल निकलता है तो उसको स्टैंडर्डाइज करने का कोई तरीका नहीं है, ना अभी तक किया गया है। फायर सेफ्टी में सबसे पहले जो चीज़ अहमियत अख्तियार लेती है वो है लॉस प्रिवेंशन, कि आप उस सिस्टम की डायनामिक्स को समझें, उसके कंपोनेंट्स को समझें, और फिर सेफ प्रैक्टिसेस को अख्तियार करें ताकि जो लॉस इंसिडेंट्स हैं वो मिनिमम हो सकें, और जो इंटरप्शन है, प्रॉपर्टी डैमेज है, वो कम से कम हो सके। तो सोलर में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप ले रहे हैं अभी, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पे,
और बिल्कुल जो वायरिंग है, आर्किंग है, शॉर्ट सर्किटिंग है, उस पर कोई ख़ास फोकस नहीं किया जाता, इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन पे काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सिस्टम या तो डैमेज जल्दी हो जाता है या शॉर्ट सर्किटिंग आर्किंग का निशाना बन जाता है। बहुत सारे जो सोलर सिस्टम्स हैं रूफ माउंटेड, वो आजकल रूफ से लग रहे हैं, जो कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर हैं। उससे पहले ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़रूरी है कि आया वो जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्पेशली, क्या वो सस्टेन कर सकता है फायर सेफ्टी एस्पेक्ट्स को, उसके जो सोलर सिस्टम लग रहा है, लगने जा रहा है। तो इसमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा अहम है, और मेंटेनेंस और प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ जो हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जो प्लानिंग स्टेज है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ से होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह EFU बीइंग फर्स्ट इन द इंडस्ट्री, ये जल्दी एक लॉन्च करने वाला है गाइडलाइंस रूफ माउंटेड सोलर पैनल्स के लिए, जिसमें इंशाल्लाह आप हमारी जो कम्युनिटी है इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कम्युनिटी, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें स्पेशली डिस्काउंट्स भी जो हैं इंशाल्लाह हम ऑफ़र करेंगे, जो कि सिस्टम को कंप्लाई करेगा एज़ पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो IC की है, NFE की हैं। इंशाल्लाह उसको फॉलो करते हुए हम उसको कंप्लाई करवाने की कोशिश भी करेंगे, और गवर्नमेंट से भी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए कि जो हाई पॉपुलेशन जो एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे, जहाँ पे बिजनेस इंटरप्शन या प्रॉपर्टी डैमेज या ह्यूमन लॉस का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांस है, तो उसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए गाइडलाइंस को स्प्रेड करें नेशन वाइड, ताकि जो छोटे या बड़े लॉस हैं उनको किसी तरह हम कम से कम फ्रीक्वेंसी में लाएं आने वाले वक्त में। तो बस एक ये एस्पेक्ट है, और मेरा सर यही एस्पेक्ट जो है मैं कवर करना चाह रहा था, क्योंकि ये अपकमिंग एक हैज़र्ड है जो आने वाले वक्त में इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और हो भी रहा है। तो कोशिश ये होगी कि इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स में कवरेज के लिए इंश्योरेंस अपना रोल प्ले करे। थैंक यू। थैंक यू वहाजुर रहमान साहब, EFU इंश्योरेंस से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चाहूँगा कि ब्रिगेडियर लखैर साहब जो कि CEO हैं सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के, और माशाल्लाह इससे पहले इन्होंने थरकोल में अपनी सर्विसेज जो हैं भरपूर अंदाज में दी हैं। मैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका हूँ, इनको एक्शन में देख चुका हूँ, और आई वॉज सरप्राइज्ड कि इससे पहले आर्मी में थे, ज़ाहिर बात है वहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी एफ़र्ट्स की हैं, लेकिन जो थरकोल के अंदर जो कि हम समझते हैं कि एक कमर्शियल इदारा है, और हमेशा हम नेगेटिव बातें करते हैं कई हमारे बहुत से इदारों के बारे में, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, तो इनका जो रिकॉर्ड है वहाँ पर 300 मिलियन वर्क आवर्स without any interruption or incidents in terms of safety and security at the Tharkol, where there was a new organization, everything was being installed, no one was there for years, it was all a new endeavor. उन हालात में एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छा रिकॉर्ड, ये मेरे ख्याल में सिर्फ इनकी तारीफ नहीं है। मैंने इनको ये अभी पर्सनली हम बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि ये इनकी अकेली की तारीफ नहीं है, ही वॉज द लीडर माशाल्लाह, और लीडर मेक्स द फ्रंट ही टेक्स द फ्रंट लीड, बट इनके अलावा ये तारीफ हमारे मुल्क की भी है और सारे उन टीम मेंबर्स की जिन्होंने अपने जो काम थे वो अच्छी तरीके से सरअंजाम दिए। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है हमारे पाकिस्तान के बारे में है, और इसका मतलब ये है कि जब ये लोग थर में विद अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म की एफिशिएंसी और अचीवमेंट कर सकते हैं, तो हम सब अपने अपने इदारे में अपने डेस्क पर, अपनी पोजीशन पर, अपने घरों में बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट ब्रिगेडियर साहब टू प्लीज़ टेल अस हाउ ही अचीव्ड दैट सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट इन थर। पे जो मेहमान आए हुए हैं, मुराद सोनी साहब अभी पहुँचे हैं और रज़ाक परदेसी साहब अभी पहुँचे हैं जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको सारे जितने दोस्त बैठे हुए हैं, एज अ CEO रेस्क्यू 112 एम्बुलेंस सर्विस सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने मैं नाम लेना चाहूँगा अमन फाउंडेशन का,
कि उनसे उनके उस कॉन्सेप्ट से, वो मदर ऑर्गेनाइजेशन थी, उनसे हमने 41 एम्बुलेंसेस ली और सिंध गवर्नमेंट ने उनको चलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि अबराज ग्रुप और उनका मसला था तो वो फिर सिंध गवर्नमेंट को ये सारे टेक ओवर करने पड़े। 41 एम्बुलेंसेस से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 371 एम्बुलेंसेस पे पहुँचे हुए हैं। और ये एम्बुलेंसेस के बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये काम उस वक्त शुरू होता है जब हमारे ये फायर रेस्क्यू वहाज ने जो बात की, इमरान भाई ने जो बात की, डॉक्टर आबिद ने बात की कि जब हमारी सारी SOPs फेल हो जाती हैं और हमारी नालायकियाँ सामने आ जाती हैं और हमारी कोताहियाँ सामने आ जाती हैं, आग लग जाती है, बंदा बीमार हो जाता है, गिर जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, तो फिर एम्बुलेंस आके उसको उठाती है। तो हम उस एम्बुलेंस के ज़रिए उसको उठा के हॉस्पिटल पे ले जाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एम्बुलेंस ऐसी है जो सिंध गवर्नमेंट के तावन से, आप सब के तावन से जो इस वक्त चल रही हैं, कि अगर मैं उसको एक जुमले में बोलूं तो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल का, आगा खान हो, साउथ सिटी हो या JPMC हो या किसी भी अच्छे हॉस्पिटल का, अगर आपने ICU देखना है तो इस एम्बुलेंस के अंदर इक्विपमेंट को और इस एम्बुलेंस के अंदर जो टीम है उसको देख लें, तो आपको ये रीअश्योरेंस होनी चाहिए कि ये एम्बुलेंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक वो तोहफ़ा है जो जिस कीमत का भी है, ये तकरीबन ये 2 करोड़ की एम्बुलेंस है, ये आपके घर पे चल के आती है एक कॉल के ऊपर, और आपके घर से, आपके लोकेशन से उठ के ये आपको फैसिलिटी पे ले जाती है। तो बाकी जहाँ पे एंग्रो का या थरकोल का था, ये जो 300 मिलियन वर्क आवर्स, तकरीबन 17,000 लोग काम कर रहे थे, चाइनीज़ हमारे साथ थे और 7,500 चाइनीज़ थे और बाकी पाकिस्तानी। इन सब को इकट्ठा करना और फिर ये पूरा इंश्योर करना, ये सारा पाकिस्तानी टीम ने किया। जर्मन हमारे कंसल्टेंट थे लेकिन किया पाकिस्तानियों ने। और जब चाइनीज़ CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं, 54 प्रोजेक्ट्स, उनमें 53 में चाइनीज़ मालिक थे और हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स थे। ये वाहिद प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का जिसमें सिंध गवर्नमेंट और एंग्रो मिल के मालिक थे और चाइनीज़ हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे। तो उनके ऊपर हम अपनी HSC के ज़रिए, हमारे मैनेजमेंट के ज़रिए, और मैं क्योंकि डायरेक्टर साइट भी था वहाँ पे, तो हम उनको देखा करते थे। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें चाइनीज़ पे सेफ्टी वायलेशंस के ऊपर 29.5 करोड़ रुपए जुर्माना डाला गया। और ये पहली मर्तबा है कि चाइनीज़ पाकिस्तानियों को देख के, एंग्रो के लोगों को देख के चाइनीज़ खड़े होके भाग जाते थे कि यार आएगा ये जुर्माना पड़ जाएगा मुझे। तो ये किसी बाहर से मलाइक के ऊपर फरिश्ते नहीं उतरे, ये पाकिस्तानी बंदे थे जिन्होंने काम किया। और ये एम्बुलेंस में मैं बताऊं कि आज हम बैठे हुए हैं, आज इस वक्त तकरीबन 17,92,000 और कुछ 100 पेशेंट आज तक हम मैनेज कर चुके हैं और उनमें से 5 लाख के करीब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले हैं। और ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हमारे लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। मेन हाईवेज़ के ऊपर प्राडो से लेके, बस से लेके, चिंगची से लेके, कोस्टर से लेके, वो सारे कर रहे होते हैं। और 17.5 लाख या 18 लाख लोगों में से बहुत सारी वैल्यूएबल कंप्यूटर्स, पैसे, सोने के जेवरात, बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। लेकिन इसी मुआशरे के, इसी पाकिस्तान के हमारे ही नौजवान बच्चों में से ये लोग वहाँ पे काम करते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे। और आज तक ये आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है कि आज तक इन 18 लाख पेशेंट्स को मैनेज करने में एक शिकायत नहीं आई कि किसी जगह पे कोई चोरी हुई हो या किसी का कोई सामान गायब हुआ हो। तो ये हमारे माशरे के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के माशरे के बच्चे हैं। तो हमें ये जो सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जी हमारा माशरा गटर में चला गया है, हमारा माशरा पता नहीं कहाँ चला गया, ये हमें बिल्कुल ज़ाया करना चाहिए, ये सुनने की ज़रूरत नहीं है। और जो इमरान ने बात की, वजाहत ने बात की कि जी हमें अपनी SOPs ठीक करनी चाहिए और उस पर अमल भी हमें ख़ुद करवाना चाहिए, तब जाके फिर हम इस क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स पे पहुँचेंगे कि उसमें एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा और बल्कि ये इनके इंसिडेंट्स का होना भी। और मेरे ख्याल में
अगर ये इमरान के कहने पे सारी चीज़ें हो गई और वजाहत के कहने पे ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये मेरे ख्याल में आप लोग दोनों मिल के हमारी नौकरियां बंद करवाएंगे आपकी, ये जो आबिद की भी नौकरी और हमारी नौकरी भी। तो ये लेकिन ये बहुत बड़ा मयार होगा। लेकिन साथ ही मैं नईम भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पूरी जो ये फायर सेफ्टी के जो कॉन्फ्रेंस है वो उन्होंने ये राइट वाले पोस्टर पे लगवा दी है। एक खातून दूसरी खातून को इशारा कर रही हैं, फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक खातून की तरफ, लेकिन वो खातून ये भी बता रही है कि इस आग को लगाने वाली मैं हूँ। तो थैंक यू वेरी मच जी। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू वेरी मच। मैं आपके आखिरी रिमार्क को डिलीट करवा दूंगा, बेफिक्र रहें, वरना यहाँ भी काफ़ी ख़वातीन हैं जो शायद उसको इग्नोर ना करें। आई थिंक कि अब हम दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहले जो मोमेंटोज़ हमारे गेस्ट को जो आज पैनलिस्ट हैं उनको दे देते हैं। इसके बाद जो है जो वक्त हमारे पास होगा उसमें हम Q&A करेंगे अंटिल द मिनिस्टर साहब कम्स, ताकि वो हमारा टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इमरान ताज साहब जो है वो एज प्रेसिडेंट फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो ये मोमेंटोज़ जो है वो तकसीम करें और गेस्ट को दें। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा वहाजुर रहमान साहब को कि EFU इंश्योरेंस से कि आप अपना मोमेंटो लें। बहुत शुक्रिया आपके ये पार्टिसिपेशन का। एक्चुअली ऑफिस पर अगर आप वहाजुर रहमान साहब की जाएंगे तो आई एम श्योर कि 325 चीज़ें इनकी वहाँ पर पड़ी हुई होंगी, ईमेल्स, मैसेजेस और बहुत सारे मीटिंग्स। लेकिन ये सब को छोड़कर यहाँ आना, टाइम देना, अपना कंट्रीब्यूशन, इसी को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जब ये वापस ऑफिस जाएं तो इनको ये दूसरा नाम इतनी जल्दी जल्दी नदीम साहब कर रहे हैं कि जैसे तेज़गाम बंद हो गई, आपको पता है। मैं अब चाहूँगा डॉक्टर आबिद साहब से कि वो अपना मोमेंटो वसूल करें। नदीम साहब को डर है कि किसी वक्त मिनिस्टर साहब एंटर हो गए तो फिर ये हमें रोकना पड़ेगा, और मिनिस्टर साहब आ गए हैं। लेकिन आई एम श्योर कि हम ब्रिगेडियर लखैर साहब प्लीज़ आप अपना मोमेंटो ले लें। और मैं चाहूँगा कि नईम साहब वेलकम करें चीफ गेस्ट को हमारे। आप लोग ज़रा तालियां बजा दें, इसमें आपकी तालियां एक किस्म से बच जाएंगी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए भी, और ब्रिगेडियर लखैर साहब के लिए भी। एक ग्रुप फ़ोटो आप हम कर लेते हैं पैनलिस्ट का। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम अवार्ड रेसिपेंट ख़वातीन हज़रात से एक ख़ास बात करना चाह रहा हूँ कि अवार्ड्स जब आप ले लें तो उनका ख़्याल रखें, क्योंकि पिछले इवेंट्स के अंदर ये एक्सपीरियंस हुआ है कि अवार्ड लोगों के गायब कर दिए जाते हैं। तो अब अवार्ड ले लें तो वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है, उसे अपने पास रखिएगा, ख़ास तौर पे इधर उधर मत छोड़िएगा बिल्कुल। और सेकंड बात ये कि जब ग्रुप फ़ोटो हो रहा हो हमारा अवार्ड के बाद तो थोड़ी सी देर रुकिएगा ताकि हमारी जो टीम है वो एक मैनेज कर ले, फिर आपको कॉल करके बुलाएगी। अस्सलाम वालेकुम।